मेरे अरबपति माता पिता ने आखिरकार मुझे ढूंढ लिया, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं एक फॉर्चून टेलर बन चुका था। वे सब हैरान होकर मुझे घूर रहे थे। तभी वो औरत जिसने मेरी माँ होने का दावा किया था, उसने एक हल्की सी मॉकिंग हंसी हंसी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ बस एक नज़र देखा और कहा कि फॉर्चून टेलिंग बिल्कुल फ्री है। क्या तुम अपना फ्यूचर जानना चाहती हो? ये सुनते ही उस औरत के आंसू बहने लगे। उसने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे साथ घर चलो। जब मैंने अपने सामने खड़े लोगों को देखा तो मेरे दिमाग में कुछ शब्द गूंजने लगे। उनके चारों तरफ एक ब्लैक ऑरा था जो बता रहा था कि उनकी जिंदगी बहुत छोटी बची है। मैंने एक गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिला दिया। मैंने अपना कंपास और येलो टैलिस्मन पेपर्स पैक किए। मैंने उनसे कहा कि मुझे पहले घर जाकर अपना सामान लेना होगा, अंदर बहुत गंदगी है, इसलिए तुम लोग बाहर ही रुको। लेकिन मदर जुआंग ने जिद की कि वो मेरे साथ अंदर आकर देखना चाहती हैं। बाकी लोगों के पास भी पीछे आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे चारों मेरे पीछे उस गली में चलने लगे जो मेरे गंदे से छोटे घर की तरफ जाती थी। बीच बीच में चूहे हमारे पास से गुजर रहे थे और मैं पीछे किसी के खांसने और थूकने की आवाज सुन सकता था। किसी ने कहा कि क्या कोई इंसान ऐसी जगह पर रह भी सकता है? मैंने बहुत शांति से जवाब दिया कि हाँ, मैं यहाँ 10 साल से ज्यादा समय से रह रहा हूँ। ये सुनकर जुआंग चिंग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। मैंने उसे इग्नोर किया और तब तक चलता रहा जब तक हम एक छोटे टूटे हुए दरवाजे तक नहीं पहुंच गए। मैंने उसे धक्का देकर खोला। अंदर का कमरा बिल्कुल साधारण था। वहाँ बस एक टेबल, एक पुराना इलेक्ट्रिक फैन और उसके अलावा लगभग कुछ नहीं था। मैंने कैबिनेट से अपने कपड़े निकाले। जुआंग चिंग ने घिन से अपनी नाक बंद कर ली। उसने कहा कि इन फटे पुराने कपड़ों को ले जाने का क्या मतलब है? जब तुम घर पहुंचोगे तो फैमिली तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद लेगी। मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक कमरे में बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने जुआंग फैमिली को घेर लिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें बोनान का अच्छे से ख्याल रखना होगा। इस बच्चे ने बहुत दुख सहे हैं। तुम सब देखने में इतने अमीर लगते हो, तो तुम्हें इसे ढूंढने में इतने साल कैसे लग गए? मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली में एक अडॉप्टेड सन भी है। कौन जानता है कि वो बोनान के साथ कैसा बर्ताव करेगा। बचपन से ही इन पड़ोसियों और मेरे मास्टर ने मुझे पाला था। वे बहुत खुश थे कि मुझे मेरी बायोलॉजिकल फैमिली मिल गई है, लेकिन वे मुझे अपने से दूर भी नहीं भेजना चाहते थे। ऑन्ट वांग ने मेरे हाथों में सामान रखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वो कपड़े हैं जो हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए खरीदे हैं। अब वो पुरानी चीजें मत पहनना। जब तुम अपने नए घर जाओगे तो तुम्हें नए कपड़े पहनने चाहिए। जल्द ही मेरे हाथ हर साइज के बैग से भर गए। अंकल्स और आंटीज ने मेरा सामान गाड़ी तक ले जाने में मदद की। मैंने अपना छोटा येलो बैग कसकर पकड़ लिया और बैक सीट पर बैठ गया। किंग ने उसे बहुत घिन भरी नजरों से देखा। उसने कहा कि तुम सच में ये सारी मनहूस चीजें अपने साथ घर ले जा रहे हो? घर में तुम्हारे इन अजीब फॉर्चून टेलिंग के कबाड़ के लिए कोई जगह नहीं है। मदर जुआंग ने तुरंत उसे एक थप्पड़ मारा और कहा कि तुम अपने भाई से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? मैंने ऊपर उनकी तरफ देखा और कहा कि ठीक है, फिर मैं वापस नहीं जाऊंगा। किंग एकदम सुन रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ कहूंगा। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। आखिर में उसकी बड़ी बहन जुआंग किंगिया ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि किंग माफी मांगो। किंग ने बिना मन के सॉरी कहा। मेरे पास तो कभी अडॉप्टिव पेरेंट्स भी नहीं थे। जब ट्रैफिकर्स ने मेरा हाथ लगभग तोड़ ही दिया था ताकि वे मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर सकें, तब मास्टर ने अपनी गाड़ी उनसे टकरा दी थी और मुझे उनसे छीन लिया था। मैंने उस लड़के की तरफ देखा जो उनके बगल में खड़ा चुपचाप लंबी सांसें ले रहा था। मैंने पूछा कि क्या ये इंसान भी जुआंग फैमिली का बच्चा है? जैसे ही मैंने ये पूछा, सबके चेहरे के भाव बदल गए। जुआंग किंग गुस्से में बोली कि तुम अभी घर आए भी नहीं हो और तुम पहले से ही ब्रदर संजी को बाहर निकालना चाहते हो। जुआंग किंगिया ने आगे कहा कि संजी हमारे साथ बहुत लंबे समय से रह रहा है। हमारी भावनाएं भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। हम तुम दोनों को अपनी फैमिली मानेंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे टारगेट नहीं करोगे। जुआंग सुनजी ने अपराधी जैसा मुंह बनाकर अपना सिर नीचे कर लिया। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो भाई, मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या हुआ था। अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं घर से बाहर जा सकता हूँ। मेरी नजर मेरे सामने खड़े हर चेहरे पर गई। मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ कहा है। मैंने बस ये पूछा था कि क्या वो इस फैमिली का बच्चा है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनका रिएक्शन कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप था। मदर जुआंग ने जल्दी से बात को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि संजी वही बच्चा है जो उस समय तुम्हारे साथ बदल गया था। बोनान, अब तुम बड़े भाई हो और संजी तुम्हारा छोटा भाई है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद कुछ नहीं कहा। जुआंग सुनजी की लगातार कांपती हुई सांसें मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने बस अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगा। थोड़ी देर तक गाड़ी के झटके खाने के बाद हम जुआंग एस्टेट पहुंच गए। जब हम बाहर निकले तो किसी ने मेरा सामान उठाने में मेरी मदद नहीं की। बाकी सब लोग पहले ही घर के अंदर चले गए और जब वे अंदर पहुंच गए
तब उन्हें एहसास हुआ कि वे मुझे पीछे ही छोड़ आए हैं। मदर जुआंग दौड़कर वापस बाहर आई। हमारी नजरें मिली। मैं उनके पास से गुजर गया और अकेले ही घर के अंदर चला गया। जब उन्होंने मुझे अकेले अंदर आते देखा तो उनके चेहरे अजीब हो गए। जुआंग किंगया ने नौकरों को डांटना शुरू किया। उसने कहा कि यंग मास्टर अभी लौट कर आए हैं, किसी ने उनके सामान के साथ उनकी मदद क्यों नहीं की। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली कि तुम्हारा कमरा तैयार हो गया है, तुम्हें अभी फर्स्ट फ्लोर पर रहना होगा क्योंकि हम तीनों ऊपर रहते हैं। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है। किंग ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने कहा कि तुम अभी अभी वापस आए हो और तुम पहले ही सेकंड फ्लोर के कमरों पर नजर रख रहे हो। जुआंग किंगया ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि किंग बदतमीजी मत करो भाई, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अपना ऊपर वाला कमरा तुम्हें दे सकती हूँ। मैंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उस जगह पर नहीं रहना चाहता जहाँ तुम लोग रह चुके हो, ये मेरी स्पिरिचुअल फॉर्चून पर बुरा असर डालेगा। इतना कहकर मैंने उनके रिएक्शंस को इग्नोर किया और सीधा अपने कमरे में चला गया। उस रात एक नौकर ने मुझे डिनर के लिए बाहर बुलाया। सभी लोग पहले से ही टेबल के चारों तरफ बैठे हुए थे। वहाँ बैठी औरत वही माँ थी जिसने मुझे उस लड़के के साथ बदल दिया था। अगर मास्टर ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। अपने दिल में इन सारी भावनाओं के साथ मैं उस पर मुस्कुरा बिल्कुल नहीं सकता था। जुआंग सुनजी ने अजीब तरीके से अपने सामने रखे कटोरे को देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। जुआंग किंगया ने मेरी तरफ देखा और कहा कि बोनान सुनजी तुम्हें बुला रहा है। मैंने कहा कि मैंने उसे सुना है, मैं बस जवाब नहीं देना चाहता। जुआंग किंगया ने डांटते हुए पूछा कि तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? क्या तुम्हारे मास्टर और उन लोगों ने तुम्हें इतने सालों में यही सब सिखाया है? मैंने बहुत ठंडे स्वर में कहा कि तुम मेरी बुराई कर सकती हो, लेकिन तुमने मुझे उसी टेबल पर बैठाया है जिस इंसान ने मेरी जिंदगी चुरा ली, और फिर तुम मुझसे मैनर्स के बारे में पूछती हो। जैसे ही जुआंग सुनजी ने ये सुना, उसके चावल के कटोरे में आंसू गिरने लगे। जब जुआंग किंग ने उसे रोते हुए देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने कहा कि ये कैसा एटीट्यूड है भाई? सुनजी को पता था कि तुम वापस आ रहे हो, इसलिए उसने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि जो बदला गया था वो तुम नहीं थी, जिसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया था वो तुम नहीं थी। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ एक पतला कपड़ा पहनना कितना ठंडा होता है। जब मैं बाहर भटक रहा था तो लोगों ने मेरा हाथ तोड़ने की कोशिश की ताकि वे मुझे एक अपाहिज भिखारी बना सके। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर की। मेरे हाथ पर चोट के कई साफ निशान थे। जो चम्मच थोड़ी देर पहले कटोरे में गिरा था वो उस हाथ की चोट के कारण ही गिरा था। जुआंग चिंगया के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, लेकिन जो माफी उसे मांगनी चाहिए थी वो कभी उसके मुंह से बाहर नहीं आई। मदर जुआंग पूरी तरह सुन्न रह गई थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैंने बाहर इतनी बुरी तरह तकलीफें सही होंगी। यहाँ तक कि फादर जुआंग भी अपना दर्द मुश्किल से ही छिपा पा रहे थे। उन्होंने कहा कि बोनान कल चिंगया को तुम्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाने दो। मैंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मास्टर पहले ही इस हाथ को चेक करवा चुके हैं, इसे हिलाने के अलावा ये ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकता। फिर मैंने जुआंग चिंगया की तरफ देखा और कहा कि बहन मुझे माफ कर दो। जब मैं छोटा था तो मैं बस इतना खाना खाने और जिंदा रहने की कोशिश में बिजी रहता था। किसी ने मुझे मैनर्स नहीं सिखाए, लोगों ने मुझे सिर्फ जिंदा रहना सिखाया। मैं तुम सबके साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाने के लायक नहीं हूँ। मेरा पेट भर गया है, कृपया तुम सब खाना जारी रखो। चिंगया ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसने कहा कि ये मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने टेबल के चारों तरफ देखा और कहा कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये फैमिली मुझे या उसे रख सकती है, लेकिन हम दोनों को एक साथ नहीं। जुआंग चिंग साफ तौर पर बहस करना चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ के निशानों को याद करने के बाद उसने जबरदस्ती अपने शब्दों को निगल लिया। मदर जुआंग भी शांत हो गई। फादर जुआंग ने आखिरकार बहुत सीरियस होकर कहा कि हमने सुनजी को 10 साल से ज्यादा पाला है। अगर हम अपने बायोलॉजिकल बेटे को ढूंढ लेते हैं और तुरंत अपने अडॉप्टेड बेटे को बाहर निकाल देते हैं तो बाहर वाले जुआंग फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे? अगर तुम जिद करते हो कि हम किसी एक को चुने तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते मैं पीछे मुड़ा और वहाँ से चला गया। अगली सुबह मैं भूखा उठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मेरे पहले ही दिन मुझे एक पूरा खाना भी नसीब नहीं होगा। मैंने वो नए कपड़े पहने जो ऑन्ट वांग ने मेरे लिए खरीदे थे। उन कपड़ों पर एक छोटी सी बिल्ली बनी हुई थी। जब मैं बाहर गया तो फैमिली में हर कोई पहले से ही जागा हुआ था। जैसे ही मैं सामने आया, जुआंग किंग की हैरान नजरें मेरे कपड़ों से नहीं हटी। वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने पूछा कि तुम आखिर पहन क्या रहे हो? मैंने जवाब दिया कि ये कपड़े नए हैं, इनमें कोई पैच नहीं लगा है, किसी और ने इन्हें नहीं पहना है, इसमें गलत ही क्या है? जुआंग किंग ने तुरंत मुस्कुराना बंद कर दिया, शायद ये याद करके कि मैं किन हालातों से गुजरा हूँ। उसने अजीब महसूस करते हुए अपना फोन उठा लिया। ब्रेकफास्ट के बाद मदर जुआंग ने मुझे 1 लाख युआन दिए और कहा कि मैं अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लूं। शायद सुबह जो हुआ उसकी वजह से जुआंग किंग ने खुद मुझे शॉपिंग पर ले जाने का ऑफर दिया। जुआंग सुनजी एकदम सुन्न हो गया। उसने कहा कि किंग क्या तुम्हें आज मेरे साथ वो ज्वेलरी लेने नहीं आना था जो मैंने ऑर्डर की थी? जुआंग किंग हिचकिचाई। उसकी नजरें हम दोनों के बीच घूमती रहीं और फिर आखिरकार वो मेरे पास आ गई। उसने कहा कि सॉरी ब्रदर सुनजी, बोनान अभी अभी यहाँ आया है
और उसका कोई दोस्त नहीं है। तुम अपने किसी दोस्त को अपने साथ जाने के लिए कह सकते हो। जुआंग किंकिंग गाड़ी निकालने चली गई और दरवाजे पर सिर्फ जुआंग सुनजी और मैं ही खड़े रह गए। उसने एक ऐसी घड़ी पहनी थी जो धूप में चमक रही थी। उसने कहा कि भाई क्या तुम भी एक घड़ी खरीदना चाहोगे? फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा कि भूल जाओ, कुछ लोग जन्म से ही किसी अमीर इंसान की जिंदगी का मजा लेने के लायक नहीं होते। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। मेरे उसे लगातार घूरने की वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया और बैड लक बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। जुआंग चिंग गाड़ी चलाकर मेरे पास आई। जब उसने देखा कि मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ तो उसे लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। मुझे हैरानी हुई जब वो खुद बाहर आई और उसने मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं बैठ गया और अपना दाहिना हाथ उठाया। मैंने कहा कि मेरा कम से कम एक हाथ तो काम करता ही है। उसने गुस्से में कहा कि किसे परवाह है, मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम मेरी गाड़ी पर स्क्रैच लगाओ। शॉपिंग मॉल बहुत बड़ा था। कम से कम मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी जगह कभी नहीं देखी थी। मैं एंट्रेंस पर खड़ा होकर थोड़ी देर तक चारों तरफ देखता रहा। जुआंग चिंग ने मुझे इम्पेशंस के साथ धक्का दिया। उसने कहा कि घूरना बंद करो और जल्दी चलो। हमारी शॉपिंग के बीच में वो थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई और मुझे स्टोर में अकेला छोड़ दिया। मैंने कुछ सस्ते कपड़े चुने और उनके पैसे दे दिए। फिर मैं पास की एक दुकान में गया और आंट वांग और बाकी लोगों के लिए कई बड़े साइज के कपड़े खरीदे। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने बचे हुए पैसों से जुआंग फैमिली के हर मेंबर के लिए एक एक गिफ्ट खरीदा। मैं दोपहर 2 बजे तक मॉल के बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन जुआंग चिंग अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं पास के एक कन्वीनियंस स्टोर में गया और पेट भरने के लिए 3 युआन का एक ब्रेड खरीदा। मैंने शाम 5 बजे तक इंतजार किया और तब जाकर आखिरकार मुझे एक कॉल आया। नंबर अनजान था, लेकिन मैंने फिर भी उसे उठा लिया। वो मदर जुआंग थी। उन्होंने कहा कि बोनान सुनजी के पैर में चोट लग गई है और वो हॉस्पिटल में है। तुम अकेले टैक्सी लेकर घर आ जाओ। मैंने बहुत धीरे से हाँ कहा और फोन काट दिया। मेरे फोन में इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं जुआंग एस्टेट तक पूरी टैक्सी ले सकूं। इसलिए मैंने ड्राइवर को रास्ते में ही गाड़ी रोकने के लिए कहा और बाकी का रास्ता पैदल चलकर घर पहुंचा। मैं भूखा प्यासा और पूरी तरह से थका हुआ था। जब तक मैं वापस पहुंचा वहां सब मौजूद थे, यहाँ तक कि फादर जुआंग भी घर आ गए थे, जो आमतौर पर अपने काम में बहुत बिजी रहते थे। जब जुआंग सुनजी ने मुझे देखा तो उसने शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए एक मुस्कान दी। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो भाई, मेरी वजह से चिंग तुम्हें पिक करने नहीं आ पाई। मैंने मॉम और डैड से कहा था कि वे ना आए, लेकिन उन्होंने जिद की। किस्मत से मेरे टखने में सिर्फ मोच आई है, वरना वे बहुत परेशान हो जाते। तुम दिन भर चलने के बाद थक गए होगे भाई, बैठ जाओ और कुछ अंगूर खा लो। एक नौकर ने मेरे हाथों से बैग्स लिए और हैरानी से चिल्लाया कि ये सर और मैडम के लिए गिफ्ट्स हैं और यंग मास्टर और यंग मिस के लिए भी। हर कोई सुन रह गया। मदर जुआंग चलकर पास आई। उन्होंने शॉपिंग बैग्स लिए और एक एक करके गिफ्ट्स बाहर निकालने लगी। जुआंग सुनजी का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा कि शायद मेरे लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, ये बहुत नेचुरल है कि भाई मुझे पसंद नहीं करते। मदर जुआंग ने सब कुछ बाहर निकाल लिया। वहाँ ठीक 5 गिफ्ट्स थे, ना एक कम ना एक ज्यादा। जुआंग सुनजी की मुस्कान जम गई। मदर जुआंग को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने पूछा कि बोनान तुम घर कैसे आए? किचन में खाना बना रहे नौकर ने मेरे पैर की तरफ इशारा किया और कहा कि यंग मास्टर के पैर से खून बह रहा है। मैंने नीचे देखा, मेरे जूते खून से पूरी तरह लाल हो चुके थे। जुआंग चिंग तुरंत फर्स्ट एड किट लाने के लिए खड़ी हो गई। जुआंग चिंगिया ने मुझे बैठने में मदद की और बहुत सावधानी से मेरा जूता निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरा मोजा पहले ही नीचे के खून वाले मांस से चिपक चुका था, जिसकी वजह से उसे निकालना नामुमकिन लग रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया। मैंने खुद ही अपने मोजे को अपनी चमड़ी से खींचकर फाड़ दिया। ये नजारा देखकर जुआंग चिंगिया ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मदर जुआंग ने डर के मारे गहरी सांस ली और अपना मुंह ढक लिया। मेरे जूते से बूंद बांद करके खून टपक रहा था। देखते ही देखते फर्श पर खून का एक छोटा सा तालाब बन गया। मैंने थोड़ा सा एंटीसेप्टिक लिया और उसे सीधा अपने घाव पर डाल दिया। फिर मैंने एक पट्टी ली और उसे अपने पैर के चारों तरफ कुछ बार लपेट लिया। क्योंकि मेरा बायां हाथ कमजोर था, इसलिए मैंने पट्टी बहुत बेतरतीब तरीके से बांधी थी। मदर जुआंग से ये सब और नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने कहा कि बोनान के लिए डॉक्टर को बुलाओ, इसे लपेटना बंद करो और डॉक्टर का इंतजार करो। लेकिन मैंने फिर भी पट्टी लपेटना पूरा किया। मैंने उनमें से किसी की तरफ नहीं देखा और कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थक गया हूँ। इसके बाद मैं वापस अपने कमरे में चला गया। मेरे दरवाजे पर हो रही खटखटाहट से मेरी नींद टूट गई। बाहर से मुझे धुंधली सी किसी की आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था कि क्या वो बेहोश हो गया है, जल्दी करो और दरवाजा तोड़ दो। मैंने मदर जुआंग की आवाज पहचान ली। मैं लंगड़ाते हुए गया और दरवाजा खोल दिया। मदर जुआंग बाहर खड़ी थीं और उनके पीछे सफेद कोट पहने एक डॉक्टर था। उन्होंने कहा कि बोनान उठ जाओ और कुछ खा लो, डॉक्टर को भी अपना पैर देखने दो। लिविंग रूम का माहौल बहुत टेंस था। जब मैं वहाँ पहुंचा तब तक उनकी बहस खत्म नहीं हुई थी। जुआंग सुनजी की आंखें लाल थीं। फादर जुआंग ने साफ तौर पर उसे बहुत बुरी तरह डांटा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि जुआंग चिंग अपने भाई का बचाव नहीं कर रही थी।
जैसे ही उसने मुझे देखा वो तेजी से खड़ी हो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस शांति से डॉक्टर को अपनी चोट का इलाज करने और पट्टी बांधने दिया। डिनर के बाद जुआंग चिंगचिंग लगातार मेरे पीछे पीछे घूमती रही। वो एक के बाद एक फल मेरे हाथ में थमाए जा रही थी। जब मैंने अपना चौथा केला खा लिया तो एक और छिला हुआ केला मेरे बगल में आ गया। मैंने जुआंग चिंगचिंग की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें इसे खुद खाना चाहिए, लेकिन उसने फिर भी केला मेरे हाथ में रख दिया। उसने कहा कि आज के लिए मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें मॉल में छोड़ने का बिल्कुल नहीं था। मैं दवाई लेने के लिए अस्पताल गई थी और तभी ब्रदर सुनजी ने अचानक मुझे कॉल कर दिया। उसने कहा कि उसे चोट लगी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि चोट कितनी गहरी है। जब मैं अस्पताल पहुंची तो मुझे पता चला कि उसके टखने में सिर्फ मोच आई है। ब्रदर सुनजी ने जिद की कि मैं रुकूं और उसका ख्याल रखूं। मैं उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इतना कहने के बाद वो मेरे रिएक्शन का इंतजार करने लगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें दोष भी नहीं दे रहा हूँ। ये सुनकर उसका सिर और नीचे झुक गया। मैंने पूछा कि वो फोन कॉल तुमने ऑन्ट जुआंग से मुझे करने के लिए कहा था ना? वो हिचकिचाई और फिर उसने हाँ में सिर हिला दिया। उस घर में वो इकलौती इंसान थी जिसने मेरा फोन नंबर मांगा था। कुछ दिनों बाद मेरा पैर ठीक हो गया था। मदर जुआंग ने मुझे कुछ और पैसे ट्रांसफर किए और कहा कि वो खुद मुझे शॉपिंग पर ले जाना चाहती हैं। मैंने मना करते हुए अपना सिर हिला दिया। मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जुआंग चिंगचिंग मुझे ले जाए। जुआंग चिंगचिंग सोफे से झटके में उठी और बोली कि मैं भाई बोनान को ले जाऊंगी। उसने जुआंग सुनजी के काले पड़ चुके चेहरे को इग्नोर किया और सीधी गैरेज की तरफ भाग गई। जुआंग चिंगया ने भी कहा कि मैं और चिंगचिंग तुम्हारे साथ चल सकते हैं, वो छोटी है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जुआंग सुनजी ने तुरंत कहा कि तो फिर आज मुझे मेरे फॉलो अप एग्जामिनेशन के लिए कौन ले जाएगा? मेरा पैर अभी भी घायल है। तब जाकर मदर जुआंग को अपने दूसरे बेटे सुनजी की याद आई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। उसने कहा कि मुझे माँ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन मेरे साथ चले। ये कहने के बाद ही उसने ध्यान दिया कि मदर जुआंग का चेहरा पहले ही गुस्से से काला पड़ चुका था। जुआंग चिंगया भी खुश नहीं दिख रही थी। उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारा पैर पहले ही ठीक हो चुका है, अब किसी और एग्जामिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम जिद करते हो तो ड्राइवर को तुम्हें ले जाने दो। जुआंग सुनजी इतना गुस्से में था कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार किसी ने उसे दिलासा नहीं दिया। मैंने मदर जुआंग और जुआंग चिंगया को मना कर दिया और सिर्फ जुआंग चिंगचिंग को अपने साथ आने दिया। गाड़ी के अंदर जुआंग चिंगचिंग खुशी से कोई गाना गुनगुना रही थी। जब हम एक लाल बत्ती पर रुके तो उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और मुझे दे दिया। उसने कहा कि ये लो भाई, ये स्कार रिमूवल ऑइंटमेंट है। मैं उस दिन खास तौर पर इसे लेने ही अस्पताल गई थी। इसे एक एक्सपर्ट ने बनाया है। ये एक प्राइवेट फॉर्मूला है और ये बहुत महंगा है। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? उसने जवाब दिया कि हाँ, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम फैमिली से मांग सकते हो। मेरे पास खुद ज्यादा नहीं है। मैंने पूछा क्यों, क्या कुछ हुआ है? उसने कहा नहीं। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्या तुम मुझे 2 लाख युआन दे सकती हो? जुआंग चिंगचिंग एक पल के लिए सुन रह गई। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना फोन निकाला और पैसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने उस ऑइंटमेंट ट्यूब पर लिखी हुई चीज को पोंछते हुए पूछा कि चिंगचिंग तुम्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस कब मिला था? उसने कहा 7 साल और 3 महीने पहले। मैंने पूछा कि इस शनिवार क्या तुम अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग पर जाने का प्लान बना रही हो? चिंगचिंग ने कहा कि मैंने पहले ही प्लान्स बना लिए हैं और मुझे पता है कि तुम चारों जा रहे हो। फिर मैंने उसकी तरफ बहुत शांति से देखा और कहा कि मत जाना। ठीक है। उसने बिना मन के हाँ कर दी। मैंने उसके लिए एक ब्रेसलेट खरीदा और तब जाकर आखिरकार वो खुश हो गई। जब हम घर लौटे तो उसने खुशी खुशी मेरे खरीदे हुए सारे सामान को ऑर्गेनाइज करने में मेरी मदद की। जुआंग सुनजी कटे हुए सेबों की एक प्लेट लेकर हमारे पास आया। उसने कहा कि चिंगचिंग तुम थक गई होगी, आओ कुछ फल खा लो। जुआंग चिंगचिंग ने कांटे से एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में रख लिया। फिर उसने एक और टुकड़ा उठाया और मुझे थमा दिया। उसने कहा कि शुक्रिया ब्रदर सुनजी, लेकिन सुनजी वहां से नहीं गया। मैंने नोटिस किया कि उसकी बाईं इंडेक्स फिंगर पर एक छोटी सी पट्टी बंधी हुई थी और मैं तुरंत समझ गया कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जुआंग चिंगचिंग ने अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं किया था। सुनजी ने फलों की प्लेट नीचे रख दी और मुझे घूरने लगा। मैंने उसे इग्नोर किया और अपना सेब खाता रहा। तभी जुआंग सुनजी की नजर जुआंग चिंगचिंग की कलाई पर बंधे उस सस्ते ब्रेसलेट पर पड़ी। उसने जानबूझकर हैरान होने का नाटक किया। उसने कहा कि तुमने इतना सस्ता ब्रेसलेट कहाँ से खरीदा और तुम सच में इसे पहन रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि ये तुम्हारी कलाई गंदी कर देगा? वो ब्रेसलेट सच में बहुत सस्ता था। जब मैंने इसे जुआंग चिंगचिंग के लिए खरीदा था तो मैंने उसे इसकी कीमत नहीं बताई थी और उसने कभी पूछा भी नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अपनी महंगी घड़ी के ठीक बगल में पहन लिया था। जुआंग सुनजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि सावधान रहना, तुम मेरी दी हुई घड़ी पर स्क्रैच लगा दोगी। बोलते बोलते उसने उस ब्रेसलेट को निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया।
ज्वांग चिंगचिंग ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने कहा कि भाई बोनान ने मुझे ये दिया है, ये सस्ता नहीं हो सकता। सुनजी ने पूछा कि क्या ऐसा है? मैंने बहुत शांति से कहा कि ये सच में महंगा नहीं था, बस कुछ 100 युआन का था। चिंगचिंग ने बहुत दृढ़ता से जवाब दिया कि अगर इसकी कीमत सिर्फ कुछ 100 युआन भी है तब भी मैं इसे पहनूंगी। उसने कहा कि ब्रदर सुनजी, तुम चिंता मत करो, भाई बोनान मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ज्वांग सुनजी ने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थी, जैसे मैंने उसकी छोटी बहन को उससे चुरा लिया हो, लेकिन वो हमेशा से मेरी ही छोटी बहन थी। डिनर के समय ज्वांग सुनजी ने उस शनिवार होने वाले ज्वांग चिंगचिंग के हाइकिंग ट्रिप की बात छेड़ दी। उसने कहा कि चिंगचिंग, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो? तुम लोग वैसे भी 4 लोग हो, इसलिए एक और इंसान के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अच्छे से पता था कि वो क्या कर रहा था। उसने देख लिया था कि ज्वांग चिंगचिंग और मैं करीब आ गए थे, इसलिए वो जबरदस्ती हमारे बीच घुसना चाहता था। किसी ने सुझाव दिया कि फिर बोनान को भी साथ ले जाओ। मैंने कहा कि गाड़ी में जगह नहीं है और मैं नहीं जा रहा हूँ। चिंगचिंग तुरंत सहमत हो गई। उसने कहा कि सही कहा, मुझे इस शनिवार कुछ और काम है, इसलिए मैं अब हाइकिंग पर नहीं जा रही हूँ। फिर उसने ज्वांग सुनजी की तरफ देखा और कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं उन्हें तुम्हारी जगह ले जाने के लिए कह सकती हूँ। ज्वांग सुनजी एकदम सुन्न हो गया। उसने मेरी तरफ देखते हुए जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और पूछा कि तुम क्यों नहीं जा रही हो? क्या तुमने पिछले हफ्ते ही इसका प्लान नहीं बनाया था? ज्वांग चिंगचिंग ने जवाब दिया कि बस अब मेरा जाने का मन नहीं है। फिर सुनजी ने एक चालाक मुस्कान दी और कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि भाई बोनान ने अपनी फॉर्चून टेलिंग की चालें इस्तेमाल की हों और किसी बुरे शगुन की भविष्यवाणी की हो? फादर ज्वांग ने अचानक अपने चॉपस्टिक्स टेबल पर जोर से पटके। उन्होंने पूछा कि क्या ये सच है बोनान, आज के बाद इन अंधविश्वासी चीजों को इस घर में मत लाना। हम में से कोई भी इस बकवास पर विश्वास नहीं करता। फिर वो ज्वांग चिंगचिंग की तरफ मुड़े और बोले कि चिंगचिंग, अगर तुम शनिवार को हाइकिंग पर जाना चाहती हो तो जाओ, बुरे शगुनों और मनहूस भविष्यवाणियों पर विश्वास मत करो। ज्वांग चिंगचिंग ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप भाई बोनान को गलत समझ रहे हैं। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया है। मैंने कहा कि मैंने बताया है। हर कोई मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा कि इस शनिवार अगर ज्वांग चिंगचिंग घर से बाहर निकलेगी तो उसे एक खूनी आपदा का सामना करना पड़ेगा। फादर ज्वांग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्होंने कहा कि अगर तुमने इस बकवास का एक और शब्द कहा तो मेरे घर से निकल जाओ। ज्वांग सुनजी मदर ज्वांग के करीब खिसक गया, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी थीं। उसकी आंखों में पूरा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो पहले ही जीत चुका हो। उस टेंस माहौल में मैंने बहुत शांति से बात की। मैंने पूछा कि क्या ये उस 5 साल की छोटी बहन की वजह से है जिसकी मौत हो गई थी? फादर ज्वांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने एक प्लेट उठाई और मेरी तरफ फेंक दी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि चूंकि तुम्हें उस बारे में पता है तो तुम अभी भी चिंगचिंग को ये मनहूस भविष्यवाणियां क्यों दे रहे हो? तुम्हारे जैसे लोगों ने ही लिन लिन को मारा था। ज्वांग चिंगया ने मुझे एक चेतावनी भरी नजर देते हुए कहा कि बोनान, ठीक से रहो, कृपया उन सारी चीजों को फेंक दो। वो मुझे अपने कमरे में वापस जाने और तुरंत अपने फॉर्चून टेलिंग टूल से छुटकारा पाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। ज्वांग सुनजी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम जानते हो कि इन चीजों ने इस फैमिली के साथ क्या किया है और तुम अभी भी किसी मिस्टिकल मास्टर होने का नाटक करने और चिंगचिंग को धोखा देने की हिम्मत करते हो। ज्वांग चिंगचिंग ने धीरे से कहा कि मैंने कभी भाई बोनान को इस बारे में कुछ नहीं बताया। चूंकि फैमिली में किसी ने मुझे ये बात नहीं बताई थी, इसलिए उन्होंने नेचुरली यही मान लिया था कि चिंगचिंग ने ही मुझे ये बात बताई होगी। लेकिन मैंने आगे कहा कि तुम्हारी छोटी बहन के मरने से लगभग 1 महीने पहले ज्वांग सुनजी को बहुत तेज बुखार आया था। सही कहा ना? यहाँ तक कि अस्पताल भी उसे ठीक नहीं कर सका था। उसी वक्त तुमने एक टाओइस्ट प्रीस्ट को काम पर रखा था। उस प्रीस्ट के आने के कुछ ही समय बाद तुम्हारी छोटी बहन को भी तेज बुखार हो गया और उसकी मौत हो गई। ज्वांग सुनजी का चेहरा बुरी तरह बदल गया। मदर ज्वांग की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। ज्वांग फैमिली की सच में एक छोटी बेटी थी जिसकी कई साल पहले मौत हो गई थी। ये बात बहुत लोग जानते थे, लेकिन डिटेल्स अलग थी। फैमिली के बाहर किसी को नहीं पता था कि सुनजी बीमार था या उन्होंने किसी टाओइस्ट प्रीस्ट को बुलाया था। किसी ने पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता है? मैंने जवाब दिया कि मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। जहाँ तक ज्वांग चिंगचिंग की बात है, अगर वो हाइकिंग पर जाना चाहती है तो उसे जाने दो, मैं अब दखल नहीं दूंगा। डिनर बहुत बुरे मोड पर खत्म हुआ। फादर ज्वांग का मानना था कि मैंने जो कुछ भी कहा था वो या तो किसी और ने मुझे बताया था या फिर मैंने अंदाजा लगाया था, लेकिन वो चाहे जो भी कहें, वो खुद को धोखा नहीं दे सकते थे। अगर मैंने सिर्फ मरी हुई बेटी के बारे में अंदाजा लगाया होता तो शायद इसे एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन मुझे ज्वांग सुनजी के बुखार और टाओइस्ट प्रीस्ट के बारे में भी पता था। वो कोई अंदाजा नहीं था। अगले कुछ दिनों तक मेरी बातों ने पूरी फैमिली को बेचैन और परेशान कर दिया। मैं घर पर ही रहा
और कहीं नहीं गया। जुआंग चिंगचिंग अक्सर मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन जुआंग सुनजी हमेशा उसे दूर खींच ले जाता था। वो उससे कहता कि वो सिर्फ मनहूस बातें करता है, इसलिए उससे दूर रहो। यहाँ तक कि मदर जुआंग भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे मैं इनविजिबल हूँ। मुझे पता था कि मैंने जुआंग फैमिली के सबसे गहरे जख्म को छू लिया था, इसलिए मैंने खुद ही पहल की और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चला जाऊंगा। मदर जुआंग ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जुआंग चिंगया ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि बोनान, हमारा वो मतलब नहीं है। मैंने जवाब दिया कि मुझे पता है, लेकिन एक क्लाइंट ने मुझसे एक आपदा से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए कहा है। मेरे लिए यहाँ काम करना असुविधाजनक है। फादर जुआंग मेरे मुंह से फॉर्चून टेलिंग का जिक्र सुनते ही फिर से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि कल ही निकल जाओ, तब तक वापस मत आना जब तक तुम उस सारे अंधविश्वासी कचरे को फेंक नहीं देते। मैंने सिर्फ कुछ कपड़े पैक किए क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ही समय बाद वे खुद आकर मुझे वापस बुलाएंगे। मेरे जाने से पहले जुआंग चिंगचिंग ने मुझे एक बैंक कार्ड थमा दिया। उसने कहा कि भाई बोनान, बस मॉम और डैड से माफी मांग लो, उन्हें तुम्हारी परवाह है, फिर तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैंने उन्हें कभी मॉम या डैड नहीं कहा है। तब जाकर चिंगचिंग को एहसास हुआ कि इतने दिनों के बाद भी मैंने एक बार भी उन्हें माता या पिता नहीं कहा था। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फादर जुआंग ऊपर से चिल्लाए। उन्होंने कहा कि उसे जाने दो, उसे मत रोको, हमें भी देखने दो कि क्या वो सुनजी से थोड़ा भी बेहतर है। मैंने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा। मैंने कहा कि यहाँ आने के पहले दिन मैंने एक सवाल पूछा था, अगर आपको रुकने के लिए किसी एक इंसान को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? ये आपका जवाब है ना? फादर जुआंग ने गुस्से में ठंडी सांस ली और अपने कमरे में वापस चले गए। मेरे जाने से पहले जुआंग सुनजी ने मुझे भटकाने वाली मुस्कान दी। उसने कहा कि भाई, मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ही उन चीजों को फेंक दोगे और घर वापस आ जाओगे। मैंने सुना है कि तुम कभी स्कूल नहीं गए। बाद में मैं पिताजी से तुम्हें स्कूल भेजने के लिए कहूंगा, बशर्ते तुम वापस आने के लिए तैयार हो। तुम्हारा छोटा भाई हमेशा यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैं बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। जुआंग सुनजी की बातें मेरे एक कान से अंदर गईं और दूसरे से बाहर निकल गईं। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि जुआंग चिंगचिंग मेरी बात सुनेगी और उस दिन हाइकिंग पर नहीं जाएगी। जुआंग चिंगया ने मुझे गाड़ी से एक होटल तक छोड़ा और मुझे एक और बैंक कार्ड दे दिया। मैंने उसे वापस धकेल दिया और कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे ये पैसे बाद में दे सकती हो। जुआंग चिंगया को समझ नहीं आया कि मेरा क्या मतलब है, लेकिन उसने फिर भी जबरदस्ती कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और बिल्कुल अचानक एक बात कही। मैंने कहा कि जब तुम 18 साल की थी तब तुम्हें भी चोट लगी थी, है ना? जुआंग चिंगया झटके से घूमी और पूछने वाली थी कि मुझे कैसे पता, लेकिन मैं पहले ही लिफ्ट में घुस चुका था। मेरे किचन पर लगी घंटी धीरे से बजी। होटल में अगले कुछ दिन शांतिपूर्ण नहीं थे। जुआंग चिंगया ने घर पहुंचते ही शायद बाकी लोगों को बता दिया था कि मैं कहाँ रुका हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा आराम नहीं मिला। जुआंग चिंगचिंग भी मुझे लगातार मैसेज कर रही थी, लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया। फिर उस सुबह मैंने आखिरकार उसे सबसे पहले एक मैसेज भेजा। उसमें लिखा था कि हाइकिंग पर मत जाना। मैंने टीवी चालू किया, लेकिन मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। न्यूज में एक बड़े सड़क हादसे की रिपोर्ट आ रही थी। आज एक बेकाबू ट्रक सीधे एक एसयूवी से टकरा गया था। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। मैंने अपनी उंगलियों पर गिनती की, 1 जिम्मेदार ड्राइवर और 5 पीड़ित। जुआंग चिंगचिंग फिर भी चली गई थी। मदर जुआंग ने मुझे कॉल किया और कहा कि बोनान जल्दी अस्पताल आ जाओ, चिंगचिंग को चोट लगी है। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो जुआंग सुनजी ने तुरंत मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। तभी मदर जुआंग अस्पताल के कमरे से बाहर आईं। जुआंग सुनजी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि माँ, क्या चिंगचिंग ठीक है? मदर जुआंग ने अपना सिर हिलाया और फिर मेरी तरफ एक बहुत अजीब नजर से देखा। जुआंग चिंगया ने ध्यान दिया कि हमारे बीच का माहौल अजीब था और उसने चिंता से पूछा कि माँ, चिंगचिंग कैसी है? मदर जुआंग किनारे हट गईं ताकि हम अंदर जा सकें। उन्होंने कहा कि वो ठीक है, उसके टखने में सिर्फ मोच आई है। अस्पताल के कमरे के अंदर जुआंग चिंगचिंग का एक पैर ऊपर लटका हुआ था और वो हम पर बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुरा रही थी। जुआंग सुनजी के मुंह से अचानक निकल गया कि तुम्हारे सिर्फ पैर में चोट कैसे आई? तुम वो क्यों नहीं थी जो मर गई? जुआंग चिंगचिंग की मुस्कान गायब हो गई। तब जाकर जुआंग सुनजी को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। उसने कहा कि मेरा वो मतलब नहीं था। फादर जुआंग ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि बाहर निकल जाओ, तुमने ही उसे उस पहाड़ पर जाकर कुछ लाने के लिए कहा था ना? अगर तुम्हारी वजह से नहीं तो चिंगचिंग को चोट कैसे लगती? जुआंग सुनजी ने विरोध करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ कार एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं बस यही चाहता था कि चिंगचिंग पहाड़ पर जाए और एक ऐसा ब्रेसलेट मांगे जो आपको सुरक्षित रखे। मैंने सुना था कि उस पहाड़ पर एक बहुत मशहूर मास्टर है। मैं वो आपको आपके जन्मदिन पर देना चाहता था। जुआंग चिंगया ने कहा कि डैड, चिंगचिंग ठीक है और सुनजी ने ये आपके लिए ही किया था। फादर जुआंग का चेहरा आखिरकार थोड़ा नरम पड़ गया। उन्होंने कहा कि सुनजी, वो मास्टर पहले ही जा चुका है। क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो?
मुझे कैसे पता होगा? उस मास्टर ने 1 हफ्ते पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो जा रहा है। ये बात ऑनलाइन ट्रेंड भी कर रही थी। क्या तुम अपना फोन नहीं देखते? ज़ुआंग सुनजी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसने ज़ुआंग चिंगया की तरफ देखा। उसका चेहरा खुश नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने सुनजी का बचाव करने की कोशिश की। उसने कहा कि शायद सुनजी ने उसे नहीं देखा होगा, वैसे भी उसकी नीयत मायने रखती है। ज़ुआंग सुनजी ने लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। उसने कहा कि भाई बोनान, मुझे माफ कर दो, मुझे चिंगचिंग को बाहर नहीं भेजना चाहिए था। अगर मैंने तुम्हारी बात सुनी होती तो उसे आज इस खूनी आपदा का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे ही फादर ज़ुआंग ने खूनी आपदा शब्द सुना, उन्हें वो मनहूस बात याद आ गई जो मैंने कुछ दिन पहले कही थी। उन्होंने गुस्से में पूछा कि उसे यहाँ किसने बुलाया? ज़ुआंग चिंगचिंग ने कहा कि मैंने बुलाया था, मैंने भाई बोनान को बुलाया था। फादर ज़ुआंग ने देखा कि ज़ुआंग चिंगचिंग ने खुद मुझे बुलाया था, इसलिए वो मुझ पर गुस्सा नहीं निकाल पाए। उनकी आंखों में सिर्फ अपनी बेटी के लिए चिंता थी। उन्होंने पूछा कि चिंगचिंग, तुमने बोनान को यहाँ क्यों बुलाया? ज़ुआंग चिंगचिंग ने अपनी जेब से कुछ निकाला और अपना हाथ खोला। उसकी हथेली में कई टूटे हुए मोती पड़े थे। पूरा अस्पताल का कमरा मेरी तरफ देखने लगा। मैंने एक्सप्लेन किया कि मोती टूट गए, इसलिए उन्होंने आपदा को रोक लिया। लेकिन आज सुबह मैंने तुम्हें साफ तौर पर मैसेज किया था और कहा था कि हाइकिंग पर मत जाना। अगर तुम नहीं गई होती तो तुम्हारे पैर में भी चोट नहीं आती। ज़ुआंग चिंगचिंग ने कंफ्यूजन के साथ पूछा कि कौन सा मैसेज? मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। ज़ुआंग चिंगया ने कहा कि चूंकि चिंगचिंग ठीक है, इसलिए अब सवाल पूछना बंद करते हैं, उसे ठीक से आराम करने दो। फिर उसने ज़ुआंग सुनजी की तरफ देखा और कहा कि क्या तुम आमतौर पर वो इंसान नहीं हो जिसे चिंगचिंग की सबसे ज्यादा चिंता होती है? ज़ुआंग चिंगचिंग ने अपना फोन अनलॉक किया। उसकी स्क्रीन थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन ये अभी भी काम कर रही थी। मैंने उससे फ़ोन लिया और हमारी चैट खोली। वहाँ सबके सामने वो मैसेज था जो मैंने भेजा था। उस पर लिखा था कि हाइकिंग पर मत जाना। ज़ुआंग चिंगचिंग के मुंह से एहसास की एक धीमी सी आवाज़ निकली। मैं पीछे नहीं मुड़ा। फिर उसने ज़ुआंग सुनजी की तरफ देखा और कहा कि ब्रदर सुनजी ने मेरा फ़ोन चेक करने में मेरी मदद की थी। सुनजी तुरंत घबरा गया। उसने कहा कि वो मैं नहीं था, मैंने हाइकिंग पर जाने के लिए नहीं कहा था, मैंने वो मैसेज नहीं देखा जो उसने भेजा था, वो मैं नहीं था। उसने बिना किसी के आरोप लगाए ही अपनी सच्चाई सामने रख दी थी। ज़ुआंग फैमिली में कोई बेवकूफ़ नहीं था। जिस तरह से ज़ुआंग सुनजी ने रिएक्ट किया, उससे ये साफ हो गया था कि इसके पीछे उसी का हाथ था। ज़ुआंग चिंगचिंग ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करोगे? उसकी आवाज़ दर्द से भरी हुई थी। उसने कहा कि चिंगचिंग तुम्हारी बहन है। ज़ुआंग सुनजी लड़खड़ाते हुए बोला कि मैंने नहीं किया। फिर उसने अपना सिर पकड़ लिया और अचानक मेरी तरफ इशारा किया। उसने कहा कि वो इंसान यही है, इसी ने चिंगचिंग को चोट पहुंचाई है। अगर उसने ये बात पहले कही होती तो शायद उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया होता, लेकिन इस बार मैं वो इंसान था जिसने ज़ुआंग चिंगचिंग को बचाया था। ज़ुआंग चिंगचिंग की आंखें निराशा से भर गईं। ज़ुआंग सुनजी वो बड़ा भाई था जिसे उसने बचपन से बचाया था और जिस पर उसने भरोसा किया था। कुछ दिनों बाद ज़ुआंग चिंगचिंग को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन दिनों में ज़ुआंग सुनजी लगातार फादर ज़ुआंग, मदर ज़ुआंग और दोनों बहनों को खुश करने की कोशिश करता रहा। मैं इसे बहुत साफ तौर पर समझ सकता था। ज़ुआंग सुनजी के साथ उनका रिश्ता 10 साल से ज्यादा पुराना था। सिर्फ एक टखने में मोच आने की वजह से ज़ुआंग फैमिली उसे कभी घर से बाहर नहीं निकालती, लेकिन उसे एक जिंदगी का कर्ज चुकाना था। अगर वो ज़ुआंग फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता था तो वो कहीं और रह सकता था, कहीं बंद दरवाजों के पीछे। चिंगचिंग बैसाखियों का सहारा लेकर अंदर आई। ज़ुआंग सुनजी उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ उससे दूर खींच लिया और उसके बजाय मेरे बगल में बैठ गई। ज़ुआंग सुनजी की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा कि चिंगचिंग, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। मदर ज़ुआंग की भावनाएं भी हाल ही में बहुत उलझ गई थी। आखिरकार ज़ुआंग सुनजी अभी भी वही बेटा था जिसे उन्होंने 10 साल से ज्यादा पाला था। वो नहीं चाहती थी कि फैमिली की नई पीढ़ी एक दूसरे की दुश्मन बन जाए। उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि चिंगचिंग, तुम्हारा भाई तुमसे बात कर रहा है। चिंगचिंग ने अपने हाथ में रखे मोतियों को रगड़ते हुए बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे उसी ब्रेसलेट के मोती थे जो मैंने उसे दिया था, लेकिन अब उसमें से कई मोती गायब थे, इसलिए वो उसे और नहीं पहन सकती थी। ये सोचकर कि उसे बस ब्रेसलेट्स पसंद हैं, ज़ुआंग सुनजी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुम्हें इस तरह की चीजें पसंद हैं तो मैं तुम्हें कुछ दिनों में एक और महंगा ब्रेसलेट खरीद कर दे सकता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने अपनी जेब से एक नया ब्रेसलेट निकाला और कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, 50,000 युआन। ये सुनते ही ज़ुआंग चिंगचिंग का चेहरा खुशी से चमक उठा और वो तुरंत पैसे ट्रांसफर करने ही वाली थी। उसके बर्ताव को इतनी जल्दी बदलते देखकर ज़ुआंग सुनजी ने अपनी मुट्ठी भींच ली
और भौहें सिकोड़ ली। उसने कहा कि भाई बोनान, हम फैमिली हैं, क्या तुम सच में चिंग चिंग से एक ब्रेसलेट के पैसे लेने वाले हो? मैंने जवाब दिया कि ये उसकी सुरक्षा करता है, क्या तुम्हें भी एक चाहिए? जुआंग सुनजी के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसे एक चाहिए या नहीं। फादर जुआंग को अभी भी घर में मेरा इस तरह का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने जोर से अपना गला साफ किया, लेकिन जुआंग चिंगया चलकर मेरे पास आई और उसने पूछा कि क्या तुम मुझे भी एक दे सकते हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपना हाथ ऊपर उठाया। 1,00,000 युआन। उसने पलकें झपकाई और पूछा कि मुझे 50,000 ज्यादा क्यों देने होंगे। मैंने पूछा कि क्या तुम भूल गई, मैंने तुम्हें पहले ही एक बार बचाया था जब तुम 18 साल की थी। फादर जुआन हैरान रह गए, मदर जुआंग भी सुन्न पड़ गईं। जुआंग चिंगया की यादें जैसे 7 साल पीछे खिंच गईं। उस साल वो अभी अभी 18 साल की हुई थी और बहुत घमंडी, जिद्दी और निडर थी। उसने एक फुटबॉल मैच देखने के लिए विदेश जाने का प्लान बनाया था, लेकिन उस दिन सब कुछ गलत हो गया। जब वो घर लौटी तो उसे अपनी जेब में एक अनजान आड़ू की गुठली मिली। उसके कुछ ही समय बाद उसने न्यूज़ देखी, जिस प्लेन में वो सवार होने वाली थी वो क्रैश हो गया था। जुआंग चिंगया ने फुसफुसाते हुए कहा कि वो आड़ू की गुठली तुम थे। मैंने वो अखबार उठाया जो फादर जुआंग ने नीचे रखा था। मैंने पूछा कि क्या आपने उस इंसान को ढूंढ लिया है जो गायब हुए पैसों के लिए जिम्मेदार है? अगर उस प्रॉपर्टी पर जल्दी काम शुरू नहीं हुआ तो मजदूर दंगा कर देंगे। फादर जुआंग मुझे घूरने लगे। पहली बार मैंने उनके चेहरे पर इतने उलझे हुए भाव देखे थे। गायब हुए पैसों के लिए जो इंसान जिम्मेदार था, उसने अभी अभी उन्हें बताया था कि मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने अभी तक किसी और को इस बारे में नहीं बताया था। मैंने कहा कि मॉम, ये पहली बार था जब मैंने मदर जुआंग को ऐसा कहा था। उन्हें रिएक्ट करने में बहुत समय लगा। फिर उन्होंने बहुत धीरे से जवाब दिया कि हाँ बेटा। मैंने उन्हें एक हल्की सी मुस्कान दी। मैंने कहा कि मेरी छोटी बहन ने मुझे आपको ऐसा बुलाने के लिए कहा था। एक बार फिर मैंने फैमिली के उस विषय को छेड़ दिया जिसके बारे में बात करने की मनाही थी। जुआंग सुनजी ने तुरंत मेरी तरफ झपटने की कोशिश की, लेकिन जुआंग चिंगचिंग ने उसे रोक दिया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम बार बार इस बात को सिर्फ मॉम और डैड को दुखी करने के लिए सामने लाते हो। डैड, मॉम, बोनान फिर से किसी मिस्टिकल मास्टर होने का नाटक कर रहा है। इस बार हर कोई अंदर तक हिल गया था, यहाँ तक कि जुआंग चिंगया जो हमेशा उसका बचाव करती थी, वो भी अब शांत नहीं रह सकी। उसने पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है कि लिन लिन ने तुम्हें उन्हें ऐसा बुलाने के लिए कहा था? मुझे पता था कि जुआन सुनजी के अलावा फैमिली के हर मेंबर ने अपने सबसे छोटे बच्चे को बहुत प्यार किया था। यही कारण था कि लिन लिन की मौत एक ऐसा जख्म थी जिसे पूरी फैमिली लेकर चल रही थी। मैंने कहा कि बहुत खूब, हर कोई यहाँ मौजूद है। इतना कहने के बाद मैं अपने कमरे में वापस गया। मैंने एक पीला कपड़ा खोला और उसे टेबल पर फैला दिया। फिर मैंने उसके अंदर से अपने टूल्स और एक छोटी सी घंटी निकाली। मदर जुआंग ने घंटी को देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा कि ये लिन लिन का लॉन्जेविटी लॉक है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? वो कोई साधारण लॉन्जेविटी लॉक नहीं था। उस पर बहुत जटिल पैटर्न उकेरे गए थे जो ये साबित करते थे कि वे अपनी छोटी बेटी को कितना अनमोल मानते थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने जुआंग सुनजी के कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने कहा कि जुआंग सुनजी के कमरे के पीछे एक पेड़ है, सही कहा ना? कृपया एक फावड़ा ढूंढें और उसके नीचे खोदें। वो बहुत गहराई में नहीं दबाया गया है। आपको वो जल्दी ही मिल जाना चाहिए। जुआंग सुनजी रोने लगा और चिल्लाया कि मॉम, डैड, क्या आप सच में उस पर विश्वास करते हैं? इसी सब अंधविश्वासी बकवास ने लिन लिन को मार डाला था। कौन जानता है कि वो इस बार किसे नुकसान पहुंचाएगा। जुआंग चिंगचिंग खड़ी हो गई और बोली कि मैं भाई बोनान पर विश्वास करती हूँ। अगर वो नहीं होते तो मैं कुछ दिन पहले ही मर गई होती। मदर जुआंग ये तय नहीं कर पा रही थी कि क्या किया जाए। फादर जुआंग अपनी भौहें गहराई से सिकोड़े बस वहां खड़े रहे और कुछ नहीं कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आखिरकार उन्होंने उस पेड़ के नीचे खुदाई की। जुआंग सुनजी उनके बगल में खड़ा रोता रहा और उनसे खुदाई न करने की भीख मांगता रहा। फिर वो घूमा और उसने फादर जुआंग और मदर जुआंग से विनती की। जब उससे काम नहीं बना तो उसने मेरा कॉलर कसकर पकड़ लिया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों ने ही सालों पहले मेरी बहन को मारा था। तुम इस बार किसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? मेरे पिता, मेरी माँ या मेरी बहनों को? तुम सबसे ज्यादा किसे मारना चाहते हो? किसी ने चिल्लाकर कहा कि सुनजी शांत हो जाओ। तभी मिट्टी में काम कर रहे नौकरों में से एक जोर से चीखी। उसने एक लाल रंग का कपड़ा बाहर निकाला था। उसने उसे बहुत सावधानी से खोला। उसके अंदर एक लॉन्जेविटी लॉक था। उसमें से एक घंटी गायब थी। मदर जुआंग का शरीर ढीला पड़ गया और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने रोते हुए कहा कि ये यहाँ कैसे हो सकता है? मैंने खुद इसे लिन लिन को पहनाया था। उसे यही पहनाकर दफनाया गया था। मैं चाहती थी कि वो अपने अगले जन्म में सुरक्षित रहे। उन्होंने आंसुओं के बीच से मेरी तरफ देखा। उन्होंने पूछा कि बोनान, ये सब क्या हो रहा है? लिन लिन का लॉन्जेविटी लॉक इस पेड़ के नीचे क्यों दबा हुआ था? जुआंग चिंगया और जुआंग चिंगचिंग एक कदम करीब आईं।
उन दोनों ने उसे पहचान लिया था। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी नकल बनाई जा सके। सिर्फ ज़ुआंग सुनजी अपनी जगह पर खड़ा था और धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था कि ये नामुमकिन है। मैंने उन सबकी तरफ देखा। मैंने कहा कि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो शायद आपके हर विश्वास को पूरी तरह से पलट दे। आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। ज़ुआंग सुनजी और मैं गलती से नहीं बदले गए थे। आप ज़ुआंग सुनजी की बायोलॉजिकल माँ को भी जानते हैं। उसका सरनेम भी ज़ुआंग है। मदर ज़ुआंग को वो लगभग तुरंत याद आ गई। उन्होंने कहा कि वो एक नौकरानी थी जो कई साल पहले हमारी फैमिली के लिए काम करती थी, लेकिन उसके हाथ बहुत गंदे थे। उसने मेरी एक और तभी वो रुक गई। मैंने अपनी बात जारी रखी और कहा कि उसने लॉन्जेविटी लॉक चुरा लिया था। ज़ुआंग सुनजी की किस्मत लिनलिन की किस्मत से टकराती है। लिनलिन कई दिनों तक तेज बुखार से तड़पती रही। वो कई दिनों तक मदद के लिए रोती रही। लेकिन क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि जब से आपने ज़ुआंग सुनजी को पालना शुरू किया तब से ज़ुआंग फैमिली का बिजनेस लगातार गिरता रहा। और जब ज़ुआंग चिंगिया और ज़ुआंग चिंगचिंग बच्चे थे तो क्या उन्हें भी लगातार चोटें नहीं लगती थीं? जिस बेटे को आपने अपने पूरे प्यार से पाला है वही इन सब की असली वजह है। ज़ुआंग सुनजी जोर से चिल्लाया और उसने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मदर ज़ुआंग उससे कहीं ज्यादा तेज थी। उन्होंने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि तुम अपनी छोटी बहन को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? उसने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया था। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। मैं श्राप देती हूँ कि तुम एक बहुत भयानक मौत मरोगे। फादर ज़ुआंग जोर से दहाड़े। उन्होंने कहा कि बस बहुत हुआ, इसे खींचकर बाहर निकालो और एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दो। तब जाकर ज़ुआंग सुनजी सच में घबरा गया। उसके लिए एक मेंटल हॉस्पिटल जेल से भी ज्यादा भयानक था। वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और बहुत गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगने लगा। उसने कहा कि कृपया मुझे दूर मत भेजो। क्या मैं भी आपका बेटा नहीं हूँ? लिनलिन मर चुकी है लेकिन मैं अभी भी आपके पास हूँ। मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा। मदर ज़ुआंग रोते हुए चिल्लाईं कि तुम्हारे पास अभी भी ये कहने की हिम्मत है। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस बेटे को उन्होंने पूरे दिल से प्यार से पाला था वही उनके दूसरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार था। आखिरकार ज़ुआंग सुनजी को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। मदर ज़ुआंग रोते हुए मेरे पास आईं। उन्होंने पूछा कि बोनान, क्या तुम मुझे लिनलिन को एक आखिरी बार देखने दे सकते हो? मैंने बहुत शांति से जवाब दिया कि नहीं, आप नहीं देख सकती। मदर ज़ुआंग बुरी तरह रोने लगी। फादर ज़ुआंग चलकर आए और उन्होंने मुझे एक बैंक कार्ड थमा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि फॉर्चून टेलर्स को उनके काम के बाद पैसे दिए जाने चाहिए। इस कार्ड में 1 मिलियन युआन है। मैंने उसे वापस धकेल दिया। फिर मैंने अपने हाथ में रखी उस छोटी सी घंटी को हिलाया और कहा कि किसी ने मुझे पहले ही पैसे दे दिए हैं। पूरी फैमिली की ताकत जैसे खत्म हो गई थी। वे सब एक एक करके वहां खड़े शांति से रोते रहे। उस रात हमारी असली फैमिली आखिरकार पहली बार एक साथ सही से खाना खाने के लिए बैठी। फादर ज़ुआंग मेरे स्कूल जाने का इंतज़ाम करना चाहते थे। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझ पर दबाव नहीं डाला। उन्होंने बस इतना कहा कि आज से मैं ज़ुआंग फैमिली का इकलौता बेटा हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। अंत में मैंने उन सभी को एक एक ब्रेसलेट दिया। मैंने कहा कि इनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये आपको सुरक्षित रखेंगे। फिर मैंने कहा कि मैंने आपसे ये सवाल 2 बार पूछा था। अगर आपको मेरे और ज़ुआंग सुनजी के बीच यहाँ रुकने के लिए किसी एक इंसान को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? इस दुनिया में कोई परफेक्ट एंडिंग्स नहीं होती। मैं जा रहा हूँ। मैंने सुना कि मदर ज़ुआंग रोते हुए मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने सुना कि ज़ुआंग चिंगचिंग सिसकते हुए मुझे भाई बुला रही थी, लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं मुड़ा। शायद ऑन्ट वैंग सही थी। ज़ुआंग फैमिली इतनी ताकतवर थी, फिर भी उन्हें मुझे ढूंढने में इतने साल क्यों लग गए? जब उन्होंने मुझे सड़क पर फॉर्चून टेलिंग करते देखा था तो क्या उन्हें मुझसे शर्म आई थी? क्या उन्हें लगा था कि मैं उनके लिए बैड लक लाया हूँ? मैंने उन ख्यालों को किनारे कर दिया और घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। तभी मुझे एक बात याद आई। मास्टर ने एक बार कहा था कि वो मुझे एक नया फॉर्मेशन सिखाना चाहते हैं। मैंने अभी तक उसे सीखा नहीं था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी बड़ी बड़ी की डिटेल वाली बड़ी वीडियोस बनाने में दिन रात की बहुत मेहनत लगती है। आंखें और दिमाग पूरी तरह थक जाते हैं। अगर आपको मेरी ये मेहनत और कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले खतरनाक वीडियो में।